नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। भीका दिसंबर, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर। ये उसकी आज चौथी एपिसोड है और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये नावल। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बस सही लग रहा है। मैं और कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और मैंने इस तरह के बहुत सारे नावल्स पढ़े हैं जिसमें बाद में जो हीरो होता है उसको अपने रवैये का, बिहेवियर का एहसास होता है और फिर वो अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अभी तक के लिए तो दाऊद का जो बिहेवियर है वो बहुत ही वर्स्ट किस्म का है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हुरैन का भी पता नहीं चल रहा है कि वो कैसी है और क्या सोचे बैठी है, लेकिन उसका भी बिहेवियर समझ से बाहर आता है। बट वो शुरू से ही ऐसी थी, वो चीज़ों को थोड़ा करती थी कि उसको ये चाहिए वो चाहिए, तो लेकिन उसका बिशा के साथ बिहेवियर वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और खैर अब मैं घर आ चुकी हूँ और मुझे अभी समझ नहीं आ रही मैं कैसे कैसे रिकॉर्ड करूँ। पहले तो मेरी रूटीन बनी हुई थी, मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती थी। अब इतनी ठंड लगती है, अब मैंने अपनी पूरी रज़ाई उठाई हुई है और आलमोस्ट उसको इर्द गिर्द लपेटा है, तो तब मैं जाकर बैठी हूँ क्योंकि पाँव ठंडे हो जाते हैं मेरे। और खैर अब करना पड़ेगा ऐसे ही। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि नावल्स करूँ। मैं अनमोल नावल मैं शायद अब अपलोड करूँ। इसके अलावा राज़े मोहब्बत, वो वाला नावल मैंने देखा है बट उसका पीडीएफ नहीं मिल रहा मुझे, और पीडीएफ के बगैर नहीं पढ़ सकती मैं, आप लोग जानते हो इस चीज़ को। तो पीडीएफ उसका मुझे नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। इसके अलावा मन यारम मन यारम नावल है, तो वो अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो वो भी नहीं, मतलब अभी मैं कह रही हूँ कि अभी वो थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोगों को मैं दे दूँ। तो देखते हैं वो कब तक कंप्लीट होता है। तो मैं अनमोल तो वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन से नावल्स हैं। अभी मैं ना मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया नावल्स, मैं उनको भी देखूँगी, चेक करूँगी कि वो कैसे नावल हैं, तो फिर मैं देखूँगी कि मैं अपलोड कर पाई उनको या मुझे अच्छे लगे तो मैं वो भी अपलोड करूँगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा अभी आई हूँ, घर आई हूँ, तो थोड़ा सा मैं सेटल हो जाऊँ। आते ही फिर मैंने शुरू कर दी वैसे ये, लेकिन खैर इसका मुझे आइडिया था कि मैंने इसकी एपिसोड अपलोड करनी है, तो मेरे लिए वो मटेरियल भी था मेरे पास, तो इजीली मैंने इसको अपलोड तो कर दिया है। लेकिन इसके बाद अब मुझे जो भी नावल्स अपलोड करने हैं मैं कोशिश करूँगी कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो और आपकी फरमाइश पर भी हो। इसके अलावा मैं ये नहीं याद रख सकती अब कि मुझे किसने कौन सा नावल बोला हुआ है, बट मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो अब मेरा ख़्याल है कि इस नावल को शुरू करते हैं, इसकी चौथी एपिसोड को। इसके अलावा आई थिंक सो इसकी 4 एपिसोड और होंगी, क्योंकि मैं हर एपिसोड में 5-5 एपिसोड आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। तो इसके अलावा इसकी 5 मतलब मैंने तानिया ताहिर से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी 40 एपिसोड होंगी। अब देखते हैं आगे कि क्या होता है, 40 एपिसोड बनती है नहीं बनती है और वो कितने दिन में हमें मिलेंगी, तो आप लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस एपिसोड को हम लोग अभी शुरू करते हैं। वो कुछ और सोचे बिना नीचे आ गई। उसे लग रहा था अगर वो और सोचेगी तो और उलझ जाएगी। भूख के एहसास के तहत नीचे आई तो किचन से पहले से ही आवाज़ें आ रही थी। उसने झांका तो अंदर मोरे थी। आप क्यों उठ गई इतनी जल्दी? वो उनकी जानिब देखती बोली तो मोरे पलटी और उसका हाथ थाम लिया। मध्यम सा मुस्कुराई। सर्दी के बायस दोनों ने ही शॉल में खुद को ढांपा हुआ था। हम माफ़ी चाहता है तुमसे जोए, हम तुमसे लापरवाही हो गया कुछ दिन। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नदामत से बोली। हुरैन को एकदम जैसे झटका लगा। कैसी बात कर रही हैं आप? आप ऐसी बात मत कहिए, ये मेरा घर है और मैं बिल्कुल किसी बात पर खफा नहीं हूँ मोरे। वो उनका हाथ थामती उनके गले से लग गई। ये तो वो खातून थी जिन्होंने उसे हर जगह सपोर्ट किया और प्यार दिया जो आगे माँ बाप देते हैं। वो कैसे उनके जोड़े हाथ देखती, वो भी अपने सामने। उसके दिल को कुछ हुआ था। उसने उनका गाल पर प्यार किया। आप सबसे बेस्ट है मोरे, वो मुस्कुरा कर बोली। तो वो भी मुस्कुरा दी। अच्छा, तुमको भूख लगा है? हम तुम्हारे लिए ही नाश्ता बना रहा था, वो बोली तो हुरैन ने जल्दी से सर हिलाया तो वो मुस्कुराकर नाश्ते को प्लेट में निकालने लगी। मोरे, हुरैन ने उनके हाथ से प्लेटें लेते हुए टेबल पर रखी और उन्हें पुकारा। वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। खुशकिस्मत कौन होता है? उसने सवाल किया। इस वक्त दोनों ही चेयर पर बैठी थी जबकि टेबल पर नाश्ता रखा था। मोरे ने उसकी जानिब देखा। हम बताता है, खुशकिस्मत तुम है।
खुशकिस्मत हमारा बिशा है, वो प्यार से बोली। हुरैन ने मध्यम सा मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं किस तरह और बिशा किस तरह, वो पूछने लगी। नाश्ता भी साथ साथ कर रही थी। मोरे ने एक पल के लिए जैसे सोचा। वो इस तरह कि तुमको ज़रियाब मिला, बहुत ख्याल रखता है वो तुम्हारा। हाँ, गुस्से का ज़रा तेज़ है लड़का, मगर जल्द अपनी गलती सुधारता है। और जानता है, जो मर्द औरत का परवाह करे, असल खुशकिस्मती वही होती है। वो प्यार से उसके बाल सहला गई। और बिशा, हुरैन ने जल्दी से अगली बात पूछी। बिशा भी खुशकिस्मत है। कल दाऊद का रवैया देखा था हम लोगों के साथ। वो बहुत बड़ा आदमी है, फिर भी इन लोगों से कैसे आजिज़ी से मिलता है, अपनी बीवी से प्यार करता है, उसे खुश रखता है। तो वो भी खुशकिस्मत है, मोरे बोली। महंगे महंगे तोहफे देता है, हुरैन ने शाने अचकाकर कहा। मोरे ने उसकी जानिब देखा। ये तोहफा तहाइफ तो बेज़र है लड़की। बड़ी बात ये होता है कि मर्द औरत को इज्जत दे, जैसे तुम्हारा बाबा हमें देता है, जैसे ज़रियाब तुमको देता है। जब औरत को इज्जत मिलता है वो निखर जाता है, और पैसे से ज़्यादा वो इज्जत पाकर खुश होता है। वो उसे समझने लगी। मोरे, इज्जत देखती नहीं जबकि पैसा दिखता है, हुरैन ने कहा। बेटे, पैसे सिर्फ आंखों का राहत है, इज्जत दिल का राहत है। और इज्जत क्यों नहीं दिखता? तुम अभी छोटा है, इन मामलात को क्यों सोचता है? साथ ही वो उसे उसकी सोच पर टोक गई तो वो खामोश हो गई। मोरे, कभी आपने मुझ में और बिशा में फ़र्क किया है? वो एक बार फिर से बोली। मोरे ने उसकी जानिब देखा। नहीं ज़ोए, तुम हमारी आंखों का तारा है। हम सच बताए, तुम हमको बिशा से ज़्यादा प्यारी है। उस दिन कोताही हो गया हम लोगों से, तुम बड़ा दिल करके हम सबको माफ़ कर सकता है। वो फिर से शर्मिंदगी से बोली। अरे नहीं मोरे, वैसा कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा है। आप प्लीज़ बार बार ऐसे मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वक्त था, गुजर गया, मेरा घर है, आप सब मेरे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। तो पीछे से खनखारने की आवाज़ आई। दोनों ने मुड़कर देखा। ज़रियाब था, खड़ा मुस्कुरा रहा था। वैसे मोहतरमा, कौन कौन आपका ज़्यादा है, ज़रा वाजिया कर दे। वो आकर चेयर खींच कर बैठ गए। वालहाना नज़रों से हुरैन को देखा, जो ज़रा शर्मा सी गई। मोरे भी मुस्कुरा रही थी। बताओ भी, ज़रियाब बाजिद हुआ। ज़रियाब क्यों तंग करता है लड़की को, मोरे ने टोका और उसके मुंह में लुकमा बना कर दिया। मोरे, मैं तो जानना चाह रहा हूँ कौन सबसे ज़्यादा है इनका, वो बोला तो हुरैन ने आंखें घुमाई। शरारत उसकी आंखों में नाच गई। मोरे सबसे ज़्यादा है मेरी, वो बोली तो ज़रियाब ने उसे घूरा। मोरे हंस पड़ी। अब तुम गम मनाएगा, हम नाश्ता लाता है। वो उसके बाल बिखेर कर उठ गई, जो कि गीले थे। मोरे जैसे ही किचन में गई, ज़रियाब ने हुरैन को खींचा। जो लुकमा वो लेने लगी थी वो खुद अपने मुंह में ले गया। ज़र, हुरैन ने चिढ़कर कहा। ज़र की जान, क्यों झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ। वो अब भी शायद उसमें था। बताया तो है, हुरैन ने शाने अचकाए। उसे मज़ा आ रहा था ज़रियाब की हालत देखकर। तुम बहुत ख़तरनाक हो, ज़रियाब ने घूर कर कहा। हुरैन हंस पड़ी। पहले आप मुझे आउट ऑफ कंट्री लेकर जाने का इरादा बनाइए, उसने कहा। आउट ऑफ कंट्री? ज़रियाब हैरान रह गया। क्यों, क्या हुआ? उसके हैरान होने पर हुरैन ने उसकी जानिब देखा। अब देखिए, बिशा भी तो आउट ऑफ कंट्री जाएगी, हम उनसे पहले चले जाते हैं, क्या ख्याल है? मैं जाऊंगी सर, प्लीज़ कोरिया। वो उसके हाथ पकड़ गए। लड़की, तुम्हारा दिमाग हिल विल गया है, ज़रियाब ने उसके हाथ हटाए। ज़रियाब प्लीज़, हुरैन ने ज़िद की। हूर मेरी चंदा, हम क्यों जाएं कोरिया? वहाँ कौन सा तुम्हारे पसंदीदा एक्ट्रेसेस के मज़ार बने हुए हैं जहाँ हाज़िरी देना ज़रूरी है? हम सकरदू चलेंगे, वो बेहद खूबसूरत जगह है, और पाकिस्तान कोरिया से ज़्यादा खूबसूरत है, उसने कहा और उसके रेशमी बालों में हाथ फेरा। हुरैन ने उसका हाथ हटाया। अगर मैं जाऊँगी तो वहीं जाऊँगी, मैंने कहा है, हुरैन खफकी से बोली। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँगा, वो बोला। ऐसे कैसे? मैं बाबा को शिकायत लगाऊंगी आपकी, वो मुंह बसूर के बोली। फिर तुम्हारे बाबा ही पैसे देंगे। ज़रियाब हंस पड़ा। आपके पास पैसे नहीं? हुरैन संजीदा हुई। हूर, ज़रियाब ने भी संजीदगी से टोका। उसे यूं उसका कहना अच्छा नहीं लगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो जगह फजूल है, क्या फ़ायदा हम वहाँ जाएं, वो बोला। तो सकरदू में कौन से बाबा बैठे हैं जिससे हम मिलने का कह रहे हैं, वो बोली। अंदाज चिड़चिड़ा था। जान मेरी, वो पाकिस्तान है, उसे देखो कितना खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान, कोरिया में कहाँ खूबसूरती है, उसने शाने अचकाया। आपके लिए मेरी खुशी अहम नहीं है, वो चिढ़कर बोली। ज़रियाब ने उसका सारा नाश्ता वैसे ही चट कर दिया था। गहरा सांस भरा, उसकी शक्ल देखकर आखिरी बाइट ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल दी। ठीक है, सोचूंगा, रोज़ इतनी ही मेहनत करो, शायद जीत जाओ, वो आंख दबाकर बोला। कितने बदतमीज़ हैं आप, मुझे कितना बुलवाते हैं, वो उससे मुक्का मार गई। खतरनाक बीवी, जानती भी हो शौहरों की कितनी इज्जत नफ्स होती है, वो घूर कर बोला।
हुरैन अपनी बात मनवाकर अब मुस्कुराने लगी थी। ज़रिया भी उसे खुश देखकर मुस्कुरा गया, उसके गाल को थपथपाया। जाओ मोरे की हेल्प करो, शाबाश, वो बोला तो हुरैन सर हिलाकर उठ गई। ज़रियाब अलबत्ता अपना सेलफोन निकाल गया था, उसे देखने लगा। परसों उसकी एक ज़रूरी मीटिंग जो थी वो उसके बारे में डिटेल्स देख रहा था। काफ़ी बड़े बेड पर इस वक्त बिशा दाऊद इब्राहिम के सीने से लगी खामोश बैठी थी, जबकि दाऊद का हाथ उसके रेशमी बालों में चल रहा था। बिशा तकरीबन सफ़ेद लहाफ में छुपी हुई थी, जबकि दाऊद का ऊपरी हिस्सा नज़र आ रहा था। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे, मगर मौसम इतना ख़तरनाक था कि बादल एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे कि सूरज को जगह ही न मिली अपनी किरणें फैलाने की। जबकि कुछ ही देर में गुमान हो रहा था बारिश बरसने लगेगी। तेज़ ठंडी हवा चल रही थी जिससे दरख्त झूम रहे थे, मगर कमरे में हवा का नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि ये कमरा दाऊद इब्राहिम का था, हर किस्म की आसाइश से लबरेज। बिशा बिल्कुल खामोश बाहर दरख्त को झूलता देख रही थी। 2 दिन में उसने अब देखा था दाऊद के कमरे से सारा बाहर दिखता था, जबकि बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था। वो अमीर था, सब कुछ करा सकता था, तभी ये शायद कोई जदीद गिलास था। बिशा की नज़र दरख्त पर से हटी और अपने नाखूनों पर चली गई। वो सारे काट चुकी थी। उसने मज़ीद उन्हें देखने का नहीं सोचा। अगर वो कल ना उसकी मिन्नतें करती तो क्या वो उसे बेल्ट से मारता? बिशा के सोचते ही रोंगटे खड़े हो गए। उसे डोमेस्टिक वायलेंस से हमेशा से डर लगता था। वो बिना किसी लिहाज के उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता था, तो बेल्ट से मारना कौन सा मुश्किल था। खामोश क्यों हो? दाऊद की आवाज़ पर एकदम वो चौंकी, उसकी जानिब देखा। दाऊद ने भी उसे बहुत प्यार से देखा। फ़िलहाल वो वही इंसान नहीं लग रहा था जो अपने मुखालिफ जाने पर शायद दूसरे की चमड़ी धड़ से जुदा कर दे, भले वो उसकी महबूब बीवी ही क्यों ना हो। सोच रही हूँ, बिशा बोली, आवाज़ मध्यम थी। क्या? दाऊद ने दिलचस्पी से उसे देखा। आपको, वो बोली, मगर उससे अलग नहीं हुई, क्योंकि दाऊद पहले ही कह चुका था जब तक उसकी ख्वाहिश नहीं होगी वो इस पोजीशन से हिल भी नहीं सकती जिसमें दाऊद ने उसे बिठाया हुआ है। बिशा पीटना नहीं चाहती थी, तभी वो इसी तरह बैठी रही। अच्छा, दाऊद ने सीधा करके उसे अपने सामने किया। बिशा को अपने हुलिये से ज़रा शर्मिंदगी हुई। उसने लहाफ खुद पे खींचना चाहा, मगर दाऊद ने उसका हाथ जकड़ लिया। उसके सारे बाल आगे कर दिए, मगर बाल कटिंग में थे, तभी ज़्यादा काम नहीं आ सके। दाऊद की तपिश ज़्यादा निगाहें उसी पर थी, जबकि बिशा की नज़रें झुक गई थी। बेबाक सी हरकत करता वो उससे पूछने लगा, क्या सोच रही हो मेरे बारे में? उसने पूछा तो बिशा ने उसकी जानिब देखा। आप क्या हैं? वो सब भूलकर कि दाऊद क्या कर रहा है उसकी आंखों में देखने लगी। दाऊद भी उसकी आंखों में देखने लगा, साथ माथे पर बल डले। क्या हूँ मैं? वो ज़रा घुमंड से पूछने लगा। शायद वैसे नहीं जैसे पहले थे। बिशा की आवाज़ भीगी। दाऊद ने उसकी तरफ देखा। देखो स्वीटहार्ट, मैं अपने मुखालिफ बातों को बर्दाश्त नहीं करता, और बस बदकिस्मती से हमारी शादी के बाद तुमने सब वही किया जो मेरे खिलाफ चाहता था। तभी तुम्हें मेरा वो रुख देखना पड़ा जो देखना तो नहीं चाहिए था, मगर इसमें इतना भी परेशान होने वाली बात नहीं। तुम्हें मेरे साथ गुज़श्ता शब गुजार कर ये तो अंदाज़ा हो गया होगा मैं रोमांटिक भी बहुत हूँ। वो मुस्कुराया। बिशा सर झुका गई। वट? दाऊद का उसका खामोश होना पसंद नहीं आया। उसका चेहरा ऊपर किया, हाथ में गुस्सा था। बिशा उसकी तरफ देखने लगी। मेरे पास कुछ नहीं कहने के लिए, वो आहिस्तगी से बोली। फिर तुमने मुझे सोचा क्यों जब कहने के लिए कुछ नहीं? वो भड़का। एक लम्हे में, मेरा मतलब आप ठीक कह रहे हैं। वो जल्दी से हथियार डाल गई। क्या पता वो उसे एक थप्पड़ खाती। शायद ये हथियार डालने से ही अना को तस्कीन देता था कि जब बस उसके आगे हथियार डाल दे। बिशा की बात पर उसके सर हिले। बिशा ने गहरा सांस लिया। शायद वो उससे अच्छी बात करे तो उसका गुस्सा भी कम हो जाए। ये भी तो हकीकत थी, वो उसका शौहर था। वो उससे दिल उकता नहीं सकती थी, और भागती भी कैसे? चौथा ही तो दिन था आज उनकी शादी को। दाऊद, वो बेख्तियारी में पुकार गई, जबकि दाऊद की सपाट नज़रों से ज़बान दांतों तले दबा गई। सॉरी साईं, वो बोली। जी साईं, वो भी शेरी लहजे में मुखातिब हुआ। बिशा का चेहरा सुर्ख सा पड़ गया। दाऊद मुस्कुराया और शिद्दत भरी जसारत कर डाली कि वो सटपटा गई। दाऊद अलबत्ता महजूज हुआ था। बोलो, वो पूछने लगा। हम घूमने चलें? वो पलके झपकाए बोली। दाऊद के माथे पर बल से पड़े। क्यों? वो बोला। बिशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। मतलब शादी के बाद तो सब जाते हैं। वो अपनी बात की तफसील देने लगी। मुझे नहीं पसंद कहीं भी आना जाना, और मुझे जाना भी होगा तो मैं खुद जाऊंगा, वो भी किसी काम से। मैं कहीं भी आता जाता हूँ, दोबारा मुझसे सवाल मत करना। वो बोला, लहजे में तरश्तगी थी। बिशा लबों पर कुफर डाले उसकी जानिब देखने लगी। दाऊद ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। कोई इशू है मेरी बात से? इख्तलाफ है? वो सरसराते लहजे में बोला। नहीं नहीं तो। वो सर नफ़ी में हिलाने लगी। गुड।
दाऊद ने कहा। बिशा खुद से आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। ये उसे सुकून क्यों नहीं मिल रहा था? कहीं भी शायद उसमें छुप कर उसे सुकून मिल जाता। दाऊद ने उसके गिर्द बाजू बांध लिए। साईं, अब आपको गोदी में बिठा कर तो नहीं बैठा रहूँगा सारे दिन, वो बोला। बिशा को उसके लहजे में ज़रा भी नरमी महसूस नहीं हुई। वो आहिस्तगी से उससे जुदा हुई और तकिए पर सर रख लिया। वो इस वक्त फानूस को घूर रही थी। दाऊद उसके पहलू से उठा, बालों में उसने हाथ फेरे और उसने अपना सेल फोन चेक किया। एक नज़र बिशा पर डाली। वो आंखें बंद कर गई थी। दाऊद ने उसे सोने नहीं दिया था। वो कुछ नहीं बोला। रूम की लाइट बुझा दी और लाइट्स बुझते ही बिशा की बंद आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे थे। जबकि उसने महसूस किया था कि दाऊद वॉशरूम में चला गया था। वो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ आंखों पर रख कर रो दी। दाऊद बाहर निकला तो बिशा उठ गई थी। वो सोफे पर बैठी उसकी मुंतजिर थी, बस जैसे वो चाहता था कि वो उसके अलावा किसी की तरफ न देखे। दाऊद मुस्कुरा दिया। हनी, तुम वेट कर रही थी मेरा? मुझे लगा तुम सो गई होगी। वो उसके नज़दीक आया और उसके गाल पर हाथ रखा। मुझे नींद नहीं आ रही तो फ्रेश होने का सोचा, वो बोली। आंखें झुकी झुकी थी। डैट्स गुड, ऐसे दिन दहाड़े सोना भी नहीं चाहिए। अच्छी बच्ची हो तुम, वो बोला और आगे चला गया। जबकि बिशा ने उसकी पुश्त देखी। वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई। शायद उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो वॉशरूम में बंद हो गई, गहरे गहरे सांस लेने लगी। ये बहुत लग्जरी वॉशरूम था, मगर फिर भी कहीं नहीं दिल लग रहा था। उसने खुद को समेट लिया, खुद जैसे खुद को खुद ही सीने से लगा लिया। कोई नहीं था उसे तसल्ली देने वाला कि तुम रिलैक्स हो जाओ। और यही बात कलेजा फाड़ रही थी। ऊपर से दाऊद की मोहब्बत नहीं, उसका डर उसके दिल और दिमाग में रच बस गया था। वो खुद भी फ्रेश होकर बाहर आए तो दाऊद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। बिशा ने उसकी जानिब देखा। दाऊद मुस्कुराया तो बिशा का भी मुस्कुराना फ़र्ज था। वो महरून रंग के लिबास में थी, ट्राउज़र शर्ट। उसने अपने बाल सुखाए। सर्दी की वजह से गीले बाल उलझन दे रहे थे। उसने ड्रायर उठाकर पहले दाऊद से इजाज़त चाही कि क्या वो उसको चला सकती है, कहीं शोर होने पर वो गुस्सा न हो जाए। वो आंखों से ही पूछने लगी तो दाऊद ने सर हिला दिया, गोया वो इस्तेमाल कर सकती है, और खुद बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। काफ़ी तेज़ हवा थी। बिशा ने बाल खुश किए और खुद तैयार हो गई। वो जैसे आमतौर पर तैयार होती थी वैसे ही हुई। दाऊद भी कुछ देर में अंदर आ गया। ये तुम तैयार हुई हो? वो ज़रा गुस्सा कर गया। बिशा ने आईने में ही उसकी तरफ देखा। लिपस्टिक तेज़ करो, वो हुक्म देने लगा। बिशा ने थप्पड़ के डर से बिना किसी एहतजाज के लिपस्टिक तेज़ कर दी। दाऊद मुस्कुराया। अपने सेट निकालो और पहनो, हाथों में अंगूठियाँ डालो, कलाइयों में चूड़ियाँ डालो, पाँव में पाजेब डालो कि जनान खाने में तुम चलो तो मर्दान खाने में मुझे तुम्हारी छन छन की आवाज़ आए। वो उसके कान के करीब बोला। मगर मुझे नहीं पसंद। बिशा मामूली सा एहतजाज कर गई। वो इतना सब कैसे पहनती? इतने भारी सेट थे। पहले ही उसकी गर्दन अलग टूटती थी इन सब चीज़ों से। दाऊद की सर सपाट नज़रों से वो सहम गई। सॉरी, मैं पहन लेती हूँ, वो बोली तो दाऊद ने सर हिलाया। जब तक वो उसकी पसंद के मुताबिक तैयार नहीं हुई, दाऊद को मुकम्मल सुकून नहीं मिला और बिशा की जान जा रही थी। मगर हकीकत तो ये थी कि वो बला की हसीन लगती थी जब उसकी मर्ज़ी से तैयार होती थी। दाऊद अपनी जगह से उठा। शायद उसके नज़दीक जाने से खुद को रोक नहीं पाया। वो भीगी पलकों में और भी हुस्न बिखर गई थी। दाऊद ने वही परफ्यूम उठाया जो खुद लगाता था और उसके लगा दिया। बिशा को हाँ, ये खुशबू अच्छी लगी थी। बाकी सब चीज़ों की निस्बत उसने उसकी तरफ देखा और दाऊद ने झुककर उसके हुस्न को खराज दिया। कुछ देर बाद वो दोबारा सीधा हुआ तो हंस पड़ा। ये दोबारा लगा लो, उसने लिपस्टिक उस पर फेंकी। और हाँ, मुझे तुम सिर्फ तख्त पर ज़रीना खतून के पास बैठी मिलो, किसी काम को छूने की कोशिश भी मत करना। नाश्ता आज तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, फिर कभी साथ कर लेंगे, वो बोला। बिशा ने इस बात में सर हिलाया। गुड बेबी, उसने कहा और वहाँ दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले। वो दोनों बाहर आए तो मर्दान खाने में कोई मर्द नहीं था, जैसे वो पहले ही सबको कह चुका हो कि अब यहाँ नहीं आना। जबकि जब वो पहले निकली थी तो काफ़ी मर्द थे जो कि उसे हैरानगी से देख रहे थे। बिशा उसके साथ चल रही थी। दाऊद जाकर सोफे पर बैठ गया। बिशा को भी सोफे पर बैठना पड़ा। अब क्या, वो सोच रही थी। जाओ जनान खाने में नाश्ता लगवाओ, वो किसी को बोला था। बिशा ने सर उठाकर नहीं देखा। वो आंखें झुकाए बैठी रही। उसे कदमों के दूर जाने की आवाज़ आई। उसने सर उठाया। बहुत खूबसूरत था ये अंदाज। दाऊद मुस्कुराकर उसके कान के नज़दीक बोला। मतलब? दिशा को समझ नहीं आई। तुमने आंखें उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, अच्छी बात है। तुम्हारी तवज्जो सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, उसने कहा। तो बिशा ने गहरा सांस लिया और सर हिला दिया। तभी जनान खाने से खाने आने लगे। टेबल को सोफ़ों के आगे ही लगाया गया। उस पर नाश्ता रखा गया और मुलाजिमा आई नाश्ता रख रही थी। बिशा ने अचानक किसी को दौड़कर अंदर आते देखा। वो भी शायद मुलाजमा थी, मगर बिल्कुल भी मुलाजमा नहीं लग रही थी।
क्योंकि उसका चेहरा बेहद खूबसूरत और खुशनुमा था कि एक पल को आदमी ठहर कर देखे। बिशा उसकी जानिब देख रही थी। उस मुलाज़िमा ने भी बिशा की तरफ देखा, मगर आंखों में नफरत थी। फिर उसने दाऊद की तरफ देखा, जो लापरवाह सा नाश्ते के लिए बिशा के लिए नाश्ता निकाल रहा था। बिशा ने उस लड़की की तरफ देखा और फिर दाऊद की तरफ। उसे लगा शायद वो उसे कुछ कहना चाहती थी। बिशा ने दाऊद का हाथ हिलाया। साईं, शायद वो आपसे बात करना चाहती है। बिशा के बोलने पर दाऊद ने उस हिम्मत देखा तो 1 मिनट के लिए खुद भी हैरान रह गया। अंदाज़ा तो हो गया होगा कि वो कौन है। दाऊद ने उसे उंगली के इशारे से पास बुलाया और ज़रा तिरछी नज़रों से बिशा को देखा। शायद वो उसे किसी किस्म की जेलसी का शिकार करना चाहता था। ज़ारा तो इस बुलावे पर निहाल ही हो गई। वो उसके पास आई। सर पर से दुपट्टा भी उतर चुका था। जी आई, वो बेहद चाहत से बोली थी। बिशा ने आंख उठाकर उस लड़की की तरफ देखा और फिर आंखें झुका ली प्लेट की तरफ। दूसरी तरफ दाऊद ने भी बिशा का रिएक्शन देखा था, मगर वहाँ कोई रिएक्शन नहीं था। दाऊद ने ज़ारा की तरफ देखा। अब तुम्हें कोई शिकायत है? वो उससे पूछने लगा। नहीं साईं, मुझे भला क्या शिकायत होगी, आपका एहसान है, वो बोली। आंखों में नरमी थी। अच्छी बात है, वैसे खूबसूरत हो गई हो, वो बोला बिना लिहाज के। उसकी बीवी बिल्कुल उसके साथ बैठी है, या शायद वो उसकी वजह से ऐसा बोल रहा था, मगर दूसरी तरफ वो सर झुकाए यूं ही बैठी थी, गोया उसके अलावा यहाँ कोई ना हो। दूसरी तरफ ज़ारा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दुपट्टा मुंह पर रख कर शर्माने लगी। दाऊद उसे हैरानगी से देख रहा था। ये इससे क्या हुआ था? उसने सर झटका और बिशा की तरफ मुतवज्जा हुआ। ज़ारा अब भी वहीं खड़ी थी। जाओ। दाऊद इससे ज़्यादा नरम नहीं हो सकता था। उसने सर्द नज़रों से ज़ारा को देखते हुए कहा। तो ज़ारा शर्मिंदा सी हुई, नफरत से बिशा की तरफ देखा जो चुप थी, गहरी खामोशी लबों पर सजाए, आंखें झुकाए बैठी थी। उसे ना चाहते हुए भी दाऊद की नज़रों से ओझल होना पड़ा। उसके जाते ही दाऊद ने बिशा का हाथ पकड़ लिया, जो पहला लुकमा ही मुंह में डालने वाली थी। बिशा ने उसकी तरफ देखा, नज़रों में सवाल था। मेरे खाने से पहले कैसे शुरू कर सकती हो तुम? वो संजीदगी से बोल रहा था। शायद ये गुस्सा भी था कि वो जेलस क्यों नहीं हुई। अब ये तो मुंह से वो कह नहीं सकता था, तभी दूसरी बात पर गुस्से का इजहार किया। आप बात कर रहे थे, बिशा ने कहा। भले मैं यहाँ बैठा रहूँ, रात लगा दूँ, तब भी तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरा इंतज़ार करो, वो जताकर बोला। तो बिशा को हैरानगी से हुई। ये कैसी बातें हैं, कैसी आदत है? मुझे भूख लगी थी। उसे भी ज़रा गुस्सा आया, तभी वो सर झुकाकर चेहरे पर गुस्सा लिए बोली। दाऊद का तो मीटर ही घूम गया। अचानक उसने बिशा का मुंह जकड़ लिया। बिशा सटपटा गई, घबरा उठी, आंखों में वही खौफ देखने लगा। इग्नोर कर रही हो मुझे? वो फाड़ खाने को दौड़ा। नहीं, उसने फ़ौरन नफ़ी की। तो मेरी बात के आगे जवाब देने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत की है क्या कि एक शौहर के साथ कैसे रहा जाता है? इस बात की तरबियत तुम्हारी नहीं हुई, मगर फ़िक्र ना करो, अगर ये जिम्मेदारी मेरी है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सब सिखा दूंगा। अब तुम्हारी सज़ा है, जब तक मैं नहीं खाऊंगा तुम यूं ही बैठी रहोगी, वो उसका मुंह झटक कर बोला। बिशा की आंख का आंसू दूर जा गिरा। उसने सर हिला दिया। दाऊद की उंगलियां उसके गालों में चुभ उठी थी, चेहरे पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए थे। दाऊद उसे घूरते हुए नाश्ता करने लगा, जबकि वो खामोशी से नज़रें झुकाए उसके नाश्ते का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वह भूख से और इन भारी जेवरात से हलकान हो रही थी। तभी मर्दान खाने में मूसा दाखिल हुआ। सामने बिशा को देखकर रुक गया। वो बेहद खूबसूरत थी। ऊपर से तैयार होकर वो हकीकत में इस पूरी हवेली की मलका लगती थी। उसकी घटिया नज़रों ने ऊपर से नीचे तक बिशा को देखा और मुस्कुराता हुआ इन दोनों के पास आ गया। शायद वो भूल गया था सामने दाऊद है। वो उनके पास आया। हेलो, मुस्कुरा कर बोला। दाऊद का हाथ रुक गया। उसने सपाट नज़रों से मूसा को देखा और नैपकिन से मुंह साफ किया। बिशा ने आंखें उठाकर मूसा की तरफ देखा। वो खुश शक्ल लड़का था, मगर यहाँ सिर्फ दाऊद का डंका बोलता था, और हकीकत भी यही थी। हुस्न भी बेमिसाल था, इख्तियार भी बेरोक था। यहाँ क्यों आए हो? दाऊद ने सख्ती से पूछा। मैं तो भाभी जी से मिला ही नहीं लाला, वो बोला तो दाऊद ने उंगली उठाई। गेट आउट, वो संजीदगी से बोला। मगर मूसा कुछ कहता कि दाऊद ने सर को झटका, जैसे गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। बिशा भीगी पलकों से ये सब मंजर देख रही थी। मूसा दाऊद की गन का निशाना नहीं बनना चाहता था, तभी उसने वहाँ से जाने में आफियत समझी। उसके जाते ही दाऊद ने बिशा की तरफ देखा। उसे देखना ज़रूरी नहीं था, उससे दूर रहना, किसी बात का जवाब मत देना, और मुझे तुम उससे बात करती हुई ना दिखो, वो बोला। लहजा सपाट था। बिशा ने सर हिलाया। दाऊद नाश्ता कर चुका था। हाथ साफ करके बिशा को इशारा किया कि वो अब नाश्ता करे। बिशा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। एक लुकमा भी उसके अंदर नहीं उतर रहा था। मारे खौफ से उसने लुकमा मुंह में रख लिया। पलकें अपनी इस बेइज्जती पर भीग रही थी। उससे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। बामुश्किल आमलेट के 2 लुकमे लेकर उसने एक घूंट जूस का लिया और पीछे हट गई। उसका नाश्ता हो गया था। दाऊद ने यह सब देखा, मगर कहा कुछ नहीं। हो गया? उसने पूछा। बिशा ने सर झुकाए ही सर हिला दिया। दोपहर का खाना भी साथ खाएंगे।
अब चलो तुम्हें जनान खाना दिखा दूँ। उसने कहा तो बिशा सर हिलाकर उठी। उसका दिल किया कह दे प्लीज़ जाओ, तुम मैं खुद देख लूँगी, मगर ऐसी मजाल कहाँ थी। उसके पास इख्तियार था सबको बेइज्जत करने का, मगर अगर कोई उसे कर देता तो शायद जिंदा न बचता। दाऊद उसे लिए जनान खाने में आया। तख्त पर जरीना खतून बैठी थी। बिशा और दाऊद को इकट्ठे देखकर मुस्कुरा उठी। तमाम मुलाजमीन इधर उधर हो गई, अपने चेहरे छुपा लिए, मगर उसने इस लड़की की तरफ देखा जिसका चेहरा खिल उठा था, मगर उसने पर्दा नहीं किया। बिशा ने उस पर से नज़रें हटा ली। उठी जरीना खतून, ये जगह आपकी नहीं है अब। दाऊद की बात पर बिशा ने झटका खाकर उसकी तरफ देखा। वो इतनी बुजुर्ग थी और वो कैसे बोला था जी जी दाऊद, अब तो बिशा बेटी का ही है ये तख्त। वो बोली, शर्मिंदा शर्मिंदा सी थी। दाऊद ने सर हिलाया और बिशा को मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया। बिशा के लिए इस तख्त पर बैठना मौत था। वो हैरानगी से दाऊद को देख रही थी। दाऊद ने उसे खुद बिठाया। ये तख्त तुम्हारा है, दाऊद बोला। मुझे नहीं चाहिए, बिशा फौरन बोली। ये जिनका है वहीं उस पर जचती हैं। मैं ये सब, मेरा मतलब मैं नहीं बैठ सकती इस तख्त पर। वो बोली तो सब मुलाजमीन खौफजदा से उसे देखने लगे, जबकि जरीना खतून ने तो नजरें ही झुका ली, क्योंकि अगला लम्हा वहाँ सब के लिए नहीं बिशा के लिए नाजुक था। दाऊद का हाथ उठा और उसके गाल पर लगा, बिना किसी लचक के, किसी लिहाज के। वो उसकी बीवी है। बिशा उसकी तरफ जा गिरी। तकरीबन तख्त पर ही उसका मुंह लगा था। वो ज़मीन पर बैठती चली गई। दाऊद ने इर्द गिर्द सबको खूनख्वार नज़रों से देखा तो वहाँ से सब जाने लगे। बच्ची है दाऊद, अभी वो आपको नहीं जानती, इन मामलात को नहीं समझती, आप इसे नरमी से सिखाइए। सब मुलाजमीन चली गई थी, सिर्फ जरीना खतून खड़ी रह गई थी, वो भी बिशा के लिए। शादी के बाद औरत बच्ची नहीं रहती जरीना खतून, वो धाड़ा था। इसको पता होना चाहिए ये किस वक्त दाऊद इब्राहिम से बात कर रही है, और दाऊद इब्राहिम से बात करते हुए सिर्फ उसका हुक्म मानना ज़रूरी होता है। वो चिल्लाया, चुपके नखवत से वो बिशा को देख रहा था। ये लड़की मेरे खूबसूरत दिनों को सिर्फ ख़त्म कर रही है और ये खुद पर खुद सख्ती करा रही है। बेहतर होगा आप इसे मेरे बारे में सब बता दें, वरना मेरे समझाने का तरीका बस इतना ही है। वो मुठियाँ भेजता बोला। मुलाजमाओं के सामने वो कैसे उसकी बात की नफ़ी कर सकती थी। दाऊद मुठियाँ भेजता वहाँ से चला गया तो जरीना खतून की आंखें खुद भीग गई थी। तड़पती हुई वो बिशा के नज़दीक आई। नाक तख्त पर लगने से उसकी नाक से खून बहने लगा था। हाय मेरे! जरीना खतून ने मुलाजमा को पुकार कर उनसे लिपटी गर्म पानी मंगवाया। दाऊद की उंगलियों के निशान उसके मुंह पर छप गए थे। ज़ारा ने दाऊद को जाते हुए देखा। हाय, किस कदर असर था उसमें। अगर वो बिशा की जगह होती तो शौक से इस तख्त की जिन्नत बनती। ये लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ़ है जो उसकी मान नहीं सकी और थप्पड़ खा लिया। ये सब उसी का कसूर था, उसी की वजह से उसने थप्पड़ खाया शौक से। ज़ारा ने मुस्कुराकर शानियाँ चुकाए, जबकि बिशा आंखें बंद किए यूं ही पड़ी थी जैसे दाऊद ने उसे थप्पड़ मारा था। जरीना खतून मुसलसल रो रही थी, उसकी नाक से बहता खून साफ कर रही थी। बेटा ऐसा मत करती, ये तो बहुत गलत किया तुमने, वो बोली। बिशा की आंख से मतवातर बहते आंसू साफ किए। बाकी मुलाजमाएं भी उसके आगे पीछे थी। बिशा ने आंखें खोलकर जरीना खतून को देखा। जरीना खतून की आंख से आंसू बहते देख वो सीधी हुई। दाऊद बहुत मुख्तलिफ है, आपने झूठ बोला, वो आहिस्तगी से बोली। जरीना खतून सर झुका गई। क्या मिला आपको ये झूठ बोलकर? वो उसकी जानिब देखती बोली। मुंह छोटा बात बड़ी, मगर बिशा बेबी काफ़ी नाशुक्री हैं आप। ज़ारा उसके नज़दीक आए और बाकी सब की तरह वो भी बैठ गई। बिशा ने ज़ारा की तरफ देखा। आपको अल्लाह के फजल से इतना मुकम्मल इंसान मिला है, मगर नाशुक्री नहीं ख़त्म हुई, इंसान मुकम्मल नहीं होता, बिशा ने सर लहजे में कहा और अपने आंसू पूछती उठ गई। ज़ारा बेटा, आइंदा मैं ना देखूँ आप बिशा के साथ इस तरह बोली हो, क्योंकि ये बात भी दाऊद को पसंद नहीं आएगी कि उनकी बेगम से कोई इस तरह मुखातिब हो। जरीना खतून नागवारी से बोली। उनकी भला क्या अहमियत थी जो ज़ारा उनका असर लेती। उसने सर झटका और वहाँ से चली गई। बिशा मर्दान खाने में आने लगी कि रुक गई। वहाँ दाऊद खड़ा था। वो पीछे कदम लेने लगी। जरीना खतून ने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ आहिस्तगी से अपने कमरे में ले गई। बिशा के साथ जाना नहीं चाहती थी, मगर वो फिर भी उनके साथ उनके कमरे में आ गई। जरीना खतून ने बिशा को बेड पर बिठाया। उसकी नाक से थोड़ा सा खून अब भी निकल रहा था, वो साफ़ किया। चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, उन पर प्यार से हाथ रखा। बहुत समझदार हैं आप, बस दाऊद को समझना ही तो है आपने। आपको ये सब मुश्किल नहीं लगेगा। दाऊद अपनी बात के आगे किसी की बात नहीं सुनते, फिर आगे कोई भी हो। उसकी महबूब बीवी जिनसे शादी करने को उन्होंने क्या क्या नहीं किया, या फिर उनकी सौतेली माँ जिन्होंने अपनी औलाद से बढ़कर उन्हें मोहब्बत दी, मगर वो उन्हें अपनी माँ का दर्जा नहीं दे सकते। कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा ही है, उन्हें हकीकी माँ नहीं, वो तो बदलेंगे नहीं, अलबत्ता उन्हें बहुत दुख होता है अपनी जन्म दी हुई औलाद कैसे उनके साथ बदसलूकी करती है। दाऊद बहुत मुख्तलिफ है बिशा, वो हर काम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। वो अपनी पसंद को अहमियत देते हैं, अपनी बात को तरजीह देते हैं और सबको उनकी माननी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
उनके साथ रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। आप समझ रही हैं ना, मुझे बहुत दुख है उनकी इस बदसलूकी का। मुझे नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला नहीं है थप्पड़। वो बोली तो जरीना खातून मुंह पर हाथ रख कर रो दे। झूठ बोलकर आपको क्या मिला? विशा अब भी वहीं थी। आप उनकी पसंद है, मैंने झूठ नहीं बोला, दाऊद अच्छे हैं। आवाज़ मध्यम हो गई। विशा ने बेदर्दी से आंसू साफ किए और सर हिला दिया, अंदर से बार बार जैसे कुछ टूटता। मैं मोरे से बात करना चाहती हूँ, वो बोली। हाँ, आप बात कर लें। सरीना खातून उठी और अपने कमरे का टेलीफोन जो उनके रूम में रखा था, इससे पहले उसे देती के ख्याल के तहत रुकी। आपके पास तो अपना मोबाइल था बेटा, वो कहाँ गया? आपके बेटे ने तोड़ दिए, क्योंकि उसे मेरा किसी से बात करना पसंद नहीं, विशा बोली, लहजे में गुस्सा समो लिया। जरीना खातून ने शुक्र अदा किया कि उन्होंने उसे टेलीफोन नहीं दिया था। विशा उनका वापस पलटना देख चुकी थी। मगर वो मेरी माँ है, मैं उन्हें सब बताना चाहती हूँ, मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है मैं अपने लाला को बताऊंगी, वो चिंखी। आप लोग मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, वो रोने लगी। जरीना खातून उसके मुंह पर हाथ रख रही थी कि वो ना बोले। दाऊद कभी भी कहीं से भी आ सकता था। मत रोके मुझे, मैं बात करती हूँ अपने लाला से, वो मुझे इस जहन्नम से निकाल लाएंगे। मुझे नहीं रहना ऐसे शख्स के साथ जो इतनी खुदी का शिकार हो। खुदा के वास्ते बेटा चुप हो जाइए, वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। मैं क्यों चुप हूँ, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है बस, वो बोली और टेलीफोन की जानिब बढ़ती ही कि एक सख्त खुरदरे हाथ में उसका हाथ आ गया। जरीना खातून ने फ़ौरन दाऊद का हाथ पकड़ा। बेटा माफ़ कर दो, अभी छोटी है, वो सब समझ जाएगी, मैं सब सिखा दूंगी। दाऊद ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। बेहद सख्त नज़रों से वह बिशा को घूरने लगा और अचानक वो झुका और बिशा को उनके सामने अपने बाजुओं में उठा लिया। बिशा के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। वो तो किसी थप्पड़ की मुंतज़िर थी। सरीना खातून बुरी तरह रो दी। इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो वही हो रहा था जैसे दाऊद के बाप ने उनके साथ किया था। माजी उनकी आंखों के आगे आ खड़ा हुआ था। तभी वो तकलीफ से बुलबुला उठी थी। दाऊद बिशा को लिए जनान खाने में से गुजरा। सब ने नज़रें झुका ली सवाए ज़ारा के। वो आंखें खोलकर इन दोनों को देखने लगी। दाऊद में दिलचस्पी और भी बढ़ गई। ऐसा आदमी तो अल्लाह सबको दे, ज़ारा के मुंह से निकला। खुदा ना करे। उसके साथ खड़ी लड़की ने तौबा की तो ज़ारा ने सर झटका। उसे ऐसा नहीं, यही शख्स चाहिए था, उसने सोचा और शर्माकर मुस्कुरा दी। मर्दान खाने से दाऊद गुजरा। किसी की हिम्मत नहीं थी सर उठाकर उसे देख लेता। दाऊद अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिशा को बेड पर फेंका। वो उठकर बैठ गई। दाऊद ने कमरे को ताला लगाया। आप मुझे मारेंगे? बिशा का लहजा भीग गया। दाऊद ने उसकी तरफ देखा। नहीं, वो सर लहजे में बोला। मुझे आपके साथ नहीं रहना, बिशा बोली। दाऊद ने सर हिला दिया। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो पीछे हटती गई। दाऊद ने फिर से सर हिलाया। गुड, मैं तुम्हें आज यही बात समझाऊंगा। मेरी बुराइयां मेरे सामने करो, किसी और के नहीं। उसने बिशा की कलाई पकड़ी और यकदम खींचा। वो बेड से नीचे आ पड़ी, बिल्कुल दाऊद के कमरे कदमों में। बिशा रोने लगी, अपना चेहरा छुपाकर। अब क्यों रो रही हो? बस एक छोटा सा सबक ही तो सीखना है। उसने बिशा की उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली और मोड़ दी। बिशा तकलीफ से कराही, मगर दाऊद के चेहरे पर ज़रा भी फर्क नहीं आया। मत करिए मेरे साथ ऐसा, वो तकलीफ से दोहरी होती बोली। ऐसा लगा आज उसकी उंगलियां टूट जाएंगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा, तुम खुद कुछ ना कुछ करा रही हो अपने साथ, वो बोला और बिशा की गर्दन जकड़ ली। तुम्हारे मुंह में इतनी ज़बान मेरे खिलाफ सिर्फ 2 दिन में, उसका मीटर घूम रहा था ये सब सुनकर जो बिशा बोल चुकी थी। आपने खुद की है मेरी ज़बान अपने खिलाफ, बिशा बोली। आंखों में आंसू ज़रूर थे मगर वो चुप नहीं रही। दाऊद उससे ये तड़की ब तड़की जवाब बी कार्रवाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने बिशा के बाल जकड़ लिए। बिशा की हल्की सी चीख निकली कि तुम अपने बोलने पर पछताओगी। वो खींच कर थप्पड़ मारता। भूल गया था कि सामने कौन है। सामने एक नाजुक सी लड़की जिसे उसके पास आए बस 5 दिन ही तो हुए थे, उसके निकाह में आए। वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तभी उसने बिशा का कुछ नहीं छोड़ा। लम्हों में उसने उसे धनक कर रख दिया। दाऊद के अपने सांस फूलने लगी थी। तुम्हें ये सबक सारी ज़िंदगी याद रहेगा। मुझे तो लगता है तुम्हारी ज़बान ही गद्दी से अलग कर दूँ, ताकि ना मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़े और ना ही कोई इख्तलाफ पैदा हो। वो दहाड़ा और टेबल पर लात मारता वहाँ से निकल गया। अब कमरे में मधम मधम कराने की आवाज़ और सिसकियाँ बाकी रह गई। मोरे मोरे बाबा बाबा, वो फर्श पर पड़ी अपनों को पुकार रही थी, मगर उसकी सदा किसी ने नहीं सुनी। मुझे ले जाए यहाँ से, वो फूट फूट कर रो दी, अपने ही दुपट्टे को बाहों में कैद करती। वो सिसक सिसक कर रोई थी। उसके चेहरे पर दाऊद के तशद्दुद के निशान थे। उसके वजूद पर लगी उसकी मार दिखने लगी थी। वो दर्द से चूर चूर सी हो रही थी, मगर यहाँ उसकी मदद के लिए भी फ़कत दाऊद ही था और उसके अलावा कोई नहीं, जबकि उसके घर वालों तक उसकी पुकार नहीं पहुँच सकती थी। उस पुकार के बीच में दाऊद हाइल था।
हुरैन बुरी तरह खुश थी। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। वो यहाँ जाने की ख्वाहिश रखती थी, तभी वो जा रही थी। और एक खुशी शायद अंदर ये भी थी कि अब तक बिशा का नहीं पता चला वो कहाँ जाएगी। बहरहाल वो तो जा रही है। कल तुम लोगों की फ़्लाइट है, दाऊद और बिशा को भी बुला लेते, अख्तर साहब ने कहा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल गया, ज़रियाब अफसोस से बोला। और बिशा को कॉल की, मगर उसका नंबर बन जा रहा था। ये लड़की भी ना बड़ी लापरवाह है, अपना नंबर न जाने कहाँ रख कर कहाँ मगन है। हुरैन बोली तो सब मुस्कुरा दिए। अल्लाह मेरी दोनों बच्चियों को खुश रखे बस। माँ बाप को और चाहिए ही क्या, फ़कत औलाद की खुशी, उसका मुस्कुराता चेहरा। तुम दोनों को तो देखकर आंखें ठंडी हो जाती हैं। बिशा की याद आती है, मगर दिल को तसल्ली है कि दाऊद एक अच्छा इंसान है। हमारी बेटी खुश है, आबाद है, और क्या चाहिए भला। अख्तर साहब तफसीली बोले तो सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तुम ऐसा करो कि दाऊद को बुलाओ। मोरे मोरे बोली, कुछ एक्साइटेड थी दामाद की बात करते हुए, जबकि ज़रियाब ने महसूस किया तो हंस पड़ा और दाऊद को कॉल मिलाई। कॉल एक बेल पर ही उठ गई। ज़रियाब ने सलाम किया तो दूसरी तरफ से खुशबाश अंदाज में जवाब मिला। ज़रियाब ने सबको सुनाने के लिए स्पीकर ऑन कर दिया। खैरियत से फ़ोन किया, नरम लहजे में वो पूछ रहा था। हाँ, वो बस मैं और हुरैन आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, तुम दोनों से भी मिलना था, तो सोचा बिशा को कॉल कर लूँ, मगर वो तो कॉल ही नहीं उठा रही, फिर तुम्हें कॉल की। तुम आ जाओ, थोड़ी देर मिल बैठ जाएंगे। बिशा को मोरे भी काफ़ी याद कर रही थी। ज़रियाब बोला तो दाऊद ने गहरा सांस लिया और हंस पड़ा। यार सीरियसली, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। एक्चुअली ज़मीनों का सिलसिला ही तवील निकल पड़ा, फिर इस काम में मसरूफियत बढ़ गई, और दूसरा गंदम की कटाई भी करीब आ रही है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मगर मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वो मुस्कुराया तो सबने जैसे उसका प्रॉब्लम सुना। कुछ नहीं होता बेटे, फिर यहाँ से गाँव का सफ़र भी लंबा है, फिर कभी आ जाना आप लोग, अख्तर साहब बोले तो जैसे दूसरी तरफ वो अपने अंदाजे पर मुतमईन हुआ था कि सब सुन रहे हैं। नहीं, अगर बिशा आना चाहती है तो आए, आई डोंट माइंड, बल्कि ऐसा करेंगे, अगर वो मानती है तो मैं ड्राइवर के साथ भिजवा दूंगा। वो नॉर्मली बोला, जैसे ये सब बातें आम हों। बहुत शुक्रिया यार, वैसे तो बहन घर में ही होती थी, मगर शादी के बाद तो लगता है बहुत ही ज़रूरी हो गई है, बहुत याद भी आती है उसकी। तुम उसे भेज देना प्लीज़, उसने कहा तो दाऊद ने हामी भरते कॉल काट दी। ज़रियाब पीछे होकर बैठ गया। उनका बात सुनकर दिल को राहत मिलती है, कितना अदब और तहजीब वाला है। मोहरे बोली तो ज़रियाब ने सर हिलाया। जी मोरे, मुझे भी लगता है कि मेरे अंदाजे गलत थे दाऊद के बारे में। जैसे जैसे वक्त गुजरा है मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने एहसन का जिक्र ही क्यों छेड़ा। वो बोला तो अख्तर साहब ने उसके शाने पर हाथ रखा। घबराओ नहीं, वक्त ने हमारी बेटी के नसीब में सब अच्छा लिखा था, तभी वो दाऊद की ही बेगम बनी। वो बोले तो सब मुस्कुरा दिए। हुरैन कॉफ़ी ही पिला दो यार। ज़रियाब ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नरम तासुर था, बेपनाह मोहब्बत थी। हुरैन सर हिलाकर उठकर चली गई, जबकि मोरे ने हाथ बुलंद करके खुदा का शुक्र अदा किया। बिशा को पूरे दिन किसी ने नहीं पूछा, पूछता भी कैसे। दाऊद के हुक्म के बिना तो सुई भी नहीं हिल सकती थी वहाँ। बिशा उसकी की तरफ बढ़ी थी, शायद उसके इंतज़ार में, शायद कोई जाएगा। उसकी हालत नढाल हो रही थी। वो बामुश्किल उठी और उसने बेड का सहारा लिया। उसके बाजू भी काफ़ी दर्द हो रहा था, आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। उसके दिमाग में बस एक बात थी, वो अपने घर वालों को ये सब बता दे। वो नहीं रहना चाहती थी दाऊद के साथ। दाऊद अच्छा इंसान नहीं था। वो नढाल सी कैफियत में यूं ही बाहर निकल गई। उसने ख्याल नहीं किया मर्दान खाने का। सब ने उसकी जानिब देखा और नज़रें झुका ली। दाऊद वहाँ मौजूद नहीं था। वो जनान खाने में आई तो जरीना खतून की चीख निकली थी उसका हुलिया देखकर, और बेबसी तो ये थी वो उसे छू भी नहीं सकती थी। मुझ पर तरस खाएं, मेरे घर वालों की बात करा दे मुझसे प्लीज़, वो जरीना खतून के आगे हाथ जोड़ती बोली। वो खुद बेबसी से रो दी। वापस चली जाओ बिशा, जाओ वापस। मैंने तुम्हें रोका था, उसकी इजाज़त के बिना कमरे से मत निकला करो। बच्चे, क्यों अपने ऊपर जुल्म करा रही हो, वो बोली, साथ रोने भी लगी। मेरा दम घुट रहा है। बिशा को लग रहा था वो कहीं भी गिर जाएगी। जाओ यहाँ से। जरीना खतून उसी की भलाई के लिए उसे परे धकेलने लगी। जाओ, उसकी इजाज़त के बिना कमरे से मत निकलना, वो बोली। बिशा उनके धकेलने पर पीछे होती गई। उसकी आंखों से एक लड़ी सी आंसू की बहने लगी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो लौटकर दोबारा कमरे में आ गई। उसमें हिम्मत नहीं थी। वो ज़मीन पर बैठती चली गई। काश वो राब्ता कर पाती, काश वो यहाँ से भाग जाती, लेकिन वो नहीं रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। वो ऐसे ज़िंदगी गुजार नहीं सकती थी। वो यूं ही बैठी रही। वक्त गुजर रहा था, पल सिरक रहे थे। वो यूं ही बैठी रही। भूख से बुरा हाल था और खाने को कुछ नहीं था। दरवाज़ा खुला, धड़ से दाऊद अंदर आया और सामने उसको उसी तरह बैठे देख उसने अंदर कदम रखे और पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद किया। बिशा ने एक आंख उठाकर भी दाऊद की तरफ नहीं देखा। वो सर झुकाए बैठी थी। दाऊद उसके पास आया। उसके जूते की आवाज़ में भी मसरूफियत थी। वो उसके नज़दीक आया और उसने बिशा का हाथ पकड़ा। उसके हाथ पर छोटा सा नील था। दाऊद ने उस नील पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। बिशा ने उसकी तरफ आंखें उठाई।
इन नज़रों में टूट फूट थी, बेबसी थी। क्या ज़रूरत है तुम्हें मेरे सामने ज़बान खोलने की? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम पर इस तरह हाथ उठाकर। दाऊद उसे प्यार से समझाने लगा। उसके चेहरे पर लगे नीलों पर भी वो वही अमल दोहराने लगा। मुझे बुरा लगता है यार, तुम मोहब्बत हो मेरी, और मोहब्बत के साथ इस तरह नहीं किया जाता। मगर मेरी मोहब्बत को भी तो समझना चाहिए ना कि मैं क्या चाहता हूँ। वो उसे समझाने लगा तो बिशा, जो बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी, उसी की पनाहों में छुप गई। दाऊद ने उसे सीने से लगा लिया। मुझे मुझे मारपीट से बहुत डर लगता है, वो रोती हुई बताने लगी। मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, वो बोली। दाऊद उसके बाल सुलाता रहा। प्लीज़ मुझ पर हाथ मत उठाया करिए। वो उसकी कमीज़ का गिरेबान पकड़ गई। दाऊद कुछ नहीं बोला। उसके सर पर हाथ रख के जैसे वो उसे खामोशी में तसल्ली दे रहा था। बिसा कुछ देर उससे अलग हुई। दाऊद ने उसके आंसू साफ किए। तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए था। अब मेरे आने पर मेरी बीवी फ्रेश भी ना हो। व्हाट इज़ दिस? वो बोला। बिशा ने उसकी जानिब देखा। दाऊद के चेहरे पर जहाँ मुस्कुराहट थी, बिशा वहाँ खामोश थी। जाओ शाबाश, पहले फ्रेश हो फिर बातें करेंगे। एंड मस्ट रिमेंबर योर नाइट ड्रेस, वो बोला। बिशा में हिम्मत नहीं थी। वो पहले कुछ खाना चाहती थी। उसने अपने बाल पीछे किए और लबों पर ज़बान फेरी जो कि खुश्क हो रहे थे। मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लूँ। वो उसकी जानिब देख रही थी। नढाल सी कैफियत थी। जो मैंने कहा है पहले वही होगा, दाऊद उठते हुए बोला। बिशा को वो खुद से बहुत बड़ा लगा। वो खड़ा हुआ तो बिशा उसके कदमों में बैठी थी। आंखों में जैसे दिल टूट जाने का अंसर था। उसे शौहर चाहिए था, सोने का बुत नहीं जिसकी वो पूजा करती। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका था। उसे शौहर नहीं, एक सोने का बुत मिल गया था, जिसको देखकर लोग बहुत खुश थे कि वो सोने का बुत है। मगर कोई बिशा से पूछता कि ये सोने का बुत उसकी सांसों को कैसे नोच रहा है। वो बात बढ़ाए बहस किए बिना फ्रेश होने चली गई। उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। उसकी टांग लड़खड़ा रही थी, मगर वो फ्रेश होने चली गई और फिर वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बनकर आई तो दाऊद काफ़ी खुश हुआ था। उसने उसका हाथ थामकर उसका दिल खोल कर तारीफ़ की, उसके हुस्न को सराहा। मैं कुछ खाना चाहती हूँ। बिशा भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब तभी वो बोली। दाऊद ने सर हिलाया और खाना मंगवाया। बिशा खामोशी से बैठी थी दाऊद के सामने। दाऊद उसी की तरफ देख रहा था। खुशकिस्मत हो ना तुम, वो बोला। बिशा ने सवालिया नज़रें उठाई। कौन सी खुशकिस्मती मिली है उसे पूछने के लिए? दाऊद उसके देखने पर एकदम माथे पर बल डाल गया। खुशकिस्मती ये कि तुम्हें दाऊद इब्राहिम मिला। दाऊद इब्राहिम, वो हज़ारों लाखों लड़कियों में से तुमसे प्यार करता है। तुम्हें ये घर, ये दौलत, ये बादशाहत मिली एक आम सी लड़की को। वो उसकी थोड़ी ऊपर करता बोला कि वो उसकी आंख से आंख मिलाए। बिशा के मुंह पर जैसे ताले लग गए थे। ये खुशकिस्मती थी, वो खुद से ही सवाल कर गई, जिसमें रोशनी सुबह उसे पीटना है और रोज़ रात को वो सब करना है जिसकी चाहत ना हो उसमें। ये दौलत, ये बादशाहत शायद बादशाहों पर ही जच सकती है। वो तो वाकई एक आम सी लड़की थी, बिल्कुल आम सी। उसमें कुछ ख़ास जचता उसने कभी चाहा ही नहीं उसे किसी सल्तनत की बादशाहत मिले। छोटे छोटे ख्वाब, छोटी छोटी खुशियाँ और सब कुछ। ज़िंदगी तो यूं ही थी उसकी, मगर वो बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी जंजीरों में जकड़ी गई थी। दाऊद इब्राहिम को इससे मोहब्बत थी, मगर ये खुशकिस्मती है तो वो हाथ जोड़ती थी अपनी किस्मत के आगे कि वो बदकिस्मत ही रहती। क्या सोचने लगी? वो उसकी आंखों के आगे चुटकी बजा गई। कुछ नहीं सोच रही हूँ, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, वो बोली तो दाऊद मुस्कुराया। बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे तुम्हारे हुस्न से ही तो मोहब्बत हुई थी, वो बोला और उसको एक बार फिर से मुश्किल में डालता कि दरवाज़ा बज गया। दिशा एकदम खड़ी हुई और उसने दरवाजे की जानिब चलना शुरू किया। वो शायद उससे बचने के चक्रों में उठ गई थी। दाऊद ने चपट कर उसको पीछे धकेला। इस हुलिये में सर्वेंट से खाना लोगी? वो दांत पीस कर बोला। तो बिशा शर्मिंदा सी रह गई। नहीं, वो बेध्यानी में कर गई, वरना ऐसा कभी ना करती। बिशा एक तरफ हो गई, नज़रें झुका ली। वो शर्मिंदा थी। दाऊद ने खाना अंदर रखने को कहा। मुलाजिम ने खाना रखा तो बिशा को लगा उसकी आंखें बंद है, क्योंकि वह ज़मीन में ही गाड़े हुए था। उठाता तो दाऊद इब्राहिम नोच ना लेता। वो चला गया तो दाऊद ने दरवाज़ा बंद किया। तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है, जितना खा सकती हो खा लो, वो कहकर सोफे पर बैठ गया। बिशा को लगा वो सदियों की भूखी है। वो बैठ गई, खाना खाने लगी। वक्त गुजरता गया। दाऊद उसे देखता रहा। उसने उसे खाने से नहीं रोका। बिशा ने अच्छे से खाया तो उसकी आंखें खुली। दाऊद की निगाह अब भी उसी पर थी। बिशा ने कुछ झिझकते हुए दाऊद को देखा, जिसने उंगली के इशारे से उसे बुलाया था। कुछ देर के लिए वो उसकी मशगूल हो गई थी कि उसने उसे खाने से नहीं रोका। दाऊद के पास जाते हुए उसे उसका मारना भी याद आ रहा था, मगर वो ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकती थी। दाऊद ने उसे खींचा और उस पर अपनी मोहब्बत की बरसात करने लगा। अजीब मोहब्बत थी। उसको मोहब्बत कहा जाता है
उस शख्स से कभी बिशा का वास्ता नहीं पड़ा था। उसके बाप भाई दोनों ही बेहद इज्जतदार थे। वो अपनी बीवियों को बहुत इज्जत देते थे, उनके नखरे उठाते थे। मगर इसकी किस्मत में ऐसा शख्स क्यों, जो खुद ही में इतना मगन था कि उसे परवाह भी नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। वो उसका दिमाग ख़त्म करके उसे खुद मॉनिटर करना चाहता था। वो समझता था बिशा एक रोबोट है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना वो तकलीफ़ का जज्बा रखती, ना वो खुश होने का दाऊद अपनी मनपसंद मसरूफियत में मगन था, जबकि बिशा छत पर लगे फनूस को देखकर अपनी ज़िंदगी के इस इतने बड़े बदलाव को सोच रही थी। दाऊद का सेल फोन बज रहा था। उस सेल फोन के टोन के बजने पर बिशा की आंख खुली तो खुद को उसकी पनाहों में कैद पाया। उसने पहले तो इग्नोर कर दिया इस फ़ोन को, मगर आवाज़ इरिटेट कर रही थी और वो सोना चाहती थी। सेल फोन रखा भी उसी की साइड पर था। उसने हाथ बढ़ा के सेल फोन उठाया, इरादा दाऊद को जगा कर देने का था उसने, मगर स्क्रीन पर ज़रियाब का नंबर देखकर खुद में जो बेचैनी, जो बेकरारी महसूस हो रही थी वो बता नहीं सकती थी। कॉल उठाकर फ़ोन कान से लगाया गया कि दाऊद की जानिब देखा। वो सो रहा था। बिशा की आंखें भीगने लगी। हाँ, वो उसके बेहद करीब था, मगर वो बोलती कैसे? वो सुन लेता तो शायद अब की बार जान से मार देता। वो सुनने के लिए बेचैन थी अपने भाई की आवाज़। ज़रियाब बोल रहा था, हेलो दाऊद। मगर बिशा में हिम्मत नहीं हो रही थी वो बताती, और फिर उसने अपने आंसू साफ किए और इससे पहले कुछ बोलती दाऊद ने हाथ उठाया और सेलफोन खींच लिया। बिशा घबरा गई, सटपटा गई। दाऊद उठकर बैठ गया। बिशा ने उठना चाहा, मगर उसने उसे वहीं रोक दिया, उठने नहीं दिया। आंखों में गुस्सा था शदीद। बिशा रोने लगी उसके गुस्से के खौफ से। हाँ बोलो ज़रियाब, दाऊद मुस्कुराकर बोला। बिशा ने मुंह पर हाथ रख लिया। दाऊद उसके हाथों में उंगलियां फंसाकर मोड़ चुका था। बिशा ने दूसरा हाथ रखकर खुद को किसी भी आवाज़ से बाज रखा। ओके, अच्छा यार, गुड विशेस फॉर यू। मैं ज़रूर आता, बट हाँ मैंने उनसे कहा था, मगर बिशा ने इनकार कर दिया। मैं कहा भी तुम्हारा भाई याद कर रहा है, मगर वो कहने लगी वापसी पर मिल लूँगी। ओके ब्रो। दाऊद ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन फेंक कर बिशा की तरफ देखा, सुर्ख चेहरे से। वो अपनी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश में थी। दाऊद सपाट नज़रों से उसे देखने लगा। उठकर बैठो। वो उसका हाथ छोड़ता हुक्म देने लगा। मैं तुम पर मज़ीद सख्ती नहीं चाहता। कान खोल कर सुनो मेरी बात। आइंदा मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाना। क्या क्या ज़रूरत होती है मोबाइल की? तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो, मुझ पर। वो बोला। बिशा ने जल्दी से सर हिलाया। लाला मुझसे मिलना चाहते थे? वो सवाल करने लगी। दाऊद ने खुद लेटते साथ उसे भी लिटा लिया। हाँ, वो बाहर घूमने जा रहे हैं। हैरानगी होती है ऐसे मर्दों पर। खैर, मेरा मसला मेरी बीवी है, किसी और की नहीं। वो उसकी जानिब देखता बोला। तो बिशा ने नज़रें झुका ली। एक बात कहूँ? वो बोली लहजे में। कहा, मेरे पहले ही थी, मगर शायद एक आस थी। टूट जाती तो वो खामोश हो जाती, और ना टूटती तो शायद उसे कोई खुशी मिल जाती। उसकी उंगली में दर्द बहुत थी। दाऊद ने बेदर्दी से मोड़ी थी और उसी उंगली की तरफ देखती। बोलो। हाँ बोलो, दाऊद ने पूछा। मैं स्टडी अनकम्प्लीट है, आप जानते हैं, आगे पढ़ना चाहती हूँ मैं। दाऊद के सख्त हाथ ने उसे कुछ भी बोलने से रोका। उसके मुंह पर हाथ रखे वो उसे कुछ भी बोलने से रोक गया। दाऊद की सर्द नज़रें उसकी खौफज़दा नज़रों से जा मिली। तुम्हारी तलीम पता है क्या है? उसने बिशा के बाल संवारे। सिर्फ मुझे और मुझे पढ़ना, वो बोला। इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसने मोहब्बत से उसका गाल थपथपाया। मेरे बेटों की परवरिश करना, और बस। चंदा, मेरे ये सब चीज़ें शादी के बाद ख़त्म हो जाती हैं, तो तुम भी भूल जाओ। वो मुस्कुराकर कहता उससे दूर हुआ और बालों में हाथ फेरा। बिशा का दिल बेहद बुरी तरह धड़क रहा था। वो यूं ही लेटी रही। आंखों में नमी अलग थी जिसे वो छुपा गई। दाऊद ने एक नज़र उसे देखा। समझ गई हो ना? उसने सवाल किया। तो बिशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। जी, उसने कहा तो दाऊद को तसल्ली हुई। चलो उठो, तैयार हो जाओ, कुछ गांव की औरतें मिलने आएंगी तुमसे, उसने कहा। बिशा का दिल क्या इनकार कर दे कि उससे इतना भारी भरकम सामान नहीं पहना जाता, मगर ना वो पिटना चाहती थी और ना ही उसकी सख्ती बर्दाश्त करना चाहती थी। सर हिलाकर उठ गई। उसने एक नज़र दाऊद की तरफ देखा। शायद पहले वो फ्रेश हो और बिशा गलत उठ गई हो, मगर दाऊद जो अभी खुद भी बिस्तर में था, उसने नरमी से उसे अंदर जाने का कहा। बिशा शुक्र अदा करती फ्रेश होने चली गई। वो 10-15 मिनट बाद फ्रेश सी बाहर निकली तो दाऊद किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। ठीक है, मैं फिर खुद चेक कर लूँगा, और हाँ, ये ज़रा हवेली लेकर आओ उस बदबख्त को। वो कहकर सेल फोन बंद करता उसे बेड पर फेंक गया। बिशा की तरफ देखा और उसकी जानिब बढ़ने लगा। बिशा वहीं रुक गई, उसकी तरफ देखने लगी। दाऊद ने उसे थामा और अपनी मर्जी और मनमानी पर उतरा। तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे खूबसूरती बहुत पसंद है, वो बोला। बिशा को जैसे झिझक सी आई। वो नज़रें झुकाए खड़ी रही। कुछ कहोगी नहीं? वो पूछने लगा। मैं क्या कहूँ आपको? वो उसी से पूछने लगी।
अब इस अदा पर तो कुर्बान होने का हक है कि तुम जो कहना चाहती हो वो भी मुझसे पूछ रही हो। दाऊद खुश हुआ। बिशा ने चेहरा ज़रा सा मोड़ लिया। फिर दूसरी तरफ दाऊद ने उसे खूब अपनी शित्तों से नवाजा। वो चकरा कर रह गई। उसने दाऊद को देखना चाहा, मगर दाऊद ने उसकी निगाहों को अपने हाथ से छुपा लिया और वो तादेर अपनी मनमानियों में मगन रहा कि बिशा का अपने ही कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। वो गिरने को थी कि दाऊद ने उसे थाम लिया और वो खुद उसमें मगन हो गया। बिशा उसकी ख्वाहिशात के आगे बिल्कुल चुप थी। खैर, इस वक्त उसका दिल भी दाऊद के लिए धड़क रहा था और दाऊद उसके मुस्कुराने पर मज़ीद शेर हो रहा था। वो दोनों साथ रूम से निकले तो मर्दान खाने में मर्द नहीं थे। हम नाश्ता यहाँ करेंगे? बिशा ने पूछा। दाऊद ने सारे लाया और उसे खुद से नज़दीक कर लिया। वो चाहता था बिशा बस इतनी ही अनजान रहे हर चीज़ से, और उसे दिलचस्पी रहे तो बस दाऊद में। बिशा ने सारे लाया। वो सजी सवरी थी, बेहद हसीन लग रही थी। उसके बाल, नाक में चमकता हीरा, गले में डायमंड सेट, हाथों में सोने की चूड़ियाँ, सोने की अंगूठियाँ, सोने की पाजेब, वो भरपूर लग रही थी। और दाऊद इब्राहिम उसको साथ लिए सोफे पर बैठ गया। नाश्ता लगवाओ, उसने मर्दान खाने के मुलाजिम को कहा। बिशा ने उस मुलाजिम पर तवज्जो नहीं दी। वो टेबल पर रखी एंटीक चीज़ों को देखने लगी। दाऊद ने खुद ही उसका दुपट्टा उठाकर उसके सर पर रख दिया। बिशा ने चौंक कर देखा तो दाऊद की नज़रें सर सपाट थी। सॉरी, वो बोली। दाऊद ने निगाह फेर ली। दर हकीकत वो उस पर आज गुस्सा नहीं करना चाहता था, तभी अपने गुस्से को काबू में रखता वो निगाह फेर गया और बिशा हैरानगी से उसे देखने लगी। उसने गुस्सा नहीं किया, थप्पड़ नहीं मारा। वो जल्दी से दुपट्टा लेकर खुद को ढांप गई। अब यहाँ कोई नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं, वो बोला। सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा, आइंदा नहीं होगा ऐसा, वो उसे तफसील देने लगी। आइंदा से बेहतर है अपनी पहले ही आंखें खुली रखो, वो सख्ती से बोला। जी, बिशा ने कहा और सर झुका गई। तभी जनान खाने से मुलाजमीन उनके आगे की टेबल से जाने लगी। साथ के साथ बिशा को सलाम करती उन सब ने अच्छे से पर्दा किया हुआ था। बिशा ने देखा, दाऊद ने भी उन सब की तरफ नहीं देखा था। उसे अच्छा लगा था ये उनका तरीक़ाकार। लेकिन ज़हरा आई तो ना ही उसने पर्दा किया हुआ था और ना ही उसने बिशा को सलाम किया। वो दाऊद को सलाम करके दाऊद के आगे खाना लगाने लगी। ये साईं मैंने बनाया है, आपका खाना, वो बोली। दाऊद ने उसकी तरफ देखा। वो बहुत प्यारी थी और जब से उसका चेहरा ठीक हुआ था पहले जैसी हालत में आ गया था। ज़हरा बिल्कुल ही बदल गई थी। दाऊद ने एक निगाह बिशा पर डाली और ज़हरा का दिया हुआ बाउल उसी की तरफ देखते उठा लिया। बिशा ने दाऊद की तरफ देखा। वो खा कैसे सकती थी इससे पहले, मगर उसे ज़हरा के अंदाज अच्छे नहीं लगते थे। मगर वो ये भी जानती थी वो इस चीज़ का इजहार करेगी तो ज़रूर दाऊद उसे कुछ न कुछ कहेगा। हो सकता है उस लड़की के सामने थप्पड़ मार दे। तभी उसने अपनी ज़बान को कुछ भी कहने से बाज रखा और वो चुपचाप बैठी रही। दाऊद ने ज़रा उलझन और नागवारी से बिशा की हरकत देखी थी। वो उसे रोक क्यों नहीं रही थी? वो उसका शौहर था, वो रोकती उसे। मगर बिशा के ना कुछ कहने पर वो सर हिलाता खाने लगा, जबकि दूसरी तरफ ज़ारा की खुशी ऐसी थी कि वो अभी उछलने लग जाएगी। वो मोहब्बत पाश नज़रों से दाऊद को घूरती रही। दाऊद ने ज़ारा की तारीफ़ की, बाउल उसी के हाथ में दिया और उसे जाने का कहा। बिशा अब भी चुप थी। ज़ारा का दिल तो नहीं था, मगर फिर भी वो चली गई और उसके जाते ही बिशा ने दाऊद की तरफ देखा। अगर आपको बुरा ना लग जाए तो मैं आपके लिए नाश्ता बनाया करूँ खुद, बिशा कुछ झिझकते हुए बोली। अगर सामने वाला समझता तो उसने उसी बात का रिएक्शन लिया था जो कि वो करना चाह रही थी। नहीं, ज़रूरत नहीं, यहाँ बहुत मुलाजिम है, इतने की गिनती भी ना गिन सको, फिर तुम्हें किचन में जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? दाऊद अखड़े हुए लहजे में बोला। वो नाश्ता खुद साथ साथ कर रहा था। बिशा यूं ही हाथ जोड़े बैठी रही। नहीं, ज़रूरत की नहीं है, बात तो मोहब्बत की है, अच्छा लगेगा मुझे। दाऊद ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो रुक जाओ। बिशा की ज़बान को खुद ही ब्रेक लगे। जो मैंने कह दिया कह दिया। वो मुझसे मोहब्बत करनी है तो मेरे अंदाज में करो, वो बोला। बिशा ने सर झुका दिया। जी बेहतर, वो बोली। दाऊद मुस्कुराया, उसका गाल थपथपा दिया। मैं शाम में जल्दी आऊँगा, रेडी रहना अपनी न्यू ड्रेस में, वो आहिस्तगी से बोला। बिशा कुछ सटपटा गई। दाऊद मुस्कुराया और उसे खाने की इजाज़त दी। बिशा ने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया। दाऊद हाथ पूंछकर अब उसकी तरफ देख रहा था जिसने बिना कहे उसी की प्लेट को इस्तेमाल किया था। दाऊद को उसकी फर्माबरदारी का ये अंदाज बेहद भाया। वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। बिशा के लिए उसको घूरते हुए खाना मुश्किल था, मगर खाना भी ज़रूरी था। वो बिना कुछ देखे खाने लगी। आराम से, दाऊद ने उसे टोका। शायद उसे ज़्यादा भूख थी तभी जल्दी खा रही थी। बिशा शर्मिंदा सी हो गई और आराम आराम से खाने लगी। तभी गांव की औरतों ने आना शुरू कर दिया और उसे नाश्ता छोड़ना पड़ा, मगर दाऊद ने उसे नाश्ता पूरा करने का पहले हुक्म दिया। वो सर हिला गई। दाऊद ने इन औरतों को कुछ फासले पर बैठने को कहा। बिशा ने जल्दी ही हाथ खींच लिया। उनके आगे से नाश्ता हटाया गया और सारी औरतें बिशा से मिलने लगी, बिल्कुल पहले की तरह। बिशा घबरा रही थी, कांप रही थी। दाऊद उसके पास से उठकर चला गया था, मगर दूर खड़ा उसी को देख रहा था। बिशा को उन औरतों का खुद को चूमना बेहद अजीब और नापसंद आया। ऐसे कैसे कोई किसी के साथ इतनी अकीदत रखता?
बहरहाल वो आज कुछ नहीं बोली, बुत बनी सब देखती और करवाती रही। वो औरतें उसके नाम के नारे लगा रही थीं। बिशा सोफे की सीट सख्ती से पकड़े बिना किसी तासुर के बैठी थी, जबकि दाऊद उसकी हालत देख रहा था संजीदगी से। वक्त अपनी रफ्तार से चलता गया और हर गुजरते दिन के साथ बिशा इस हवेली में एक कैदी की तरह रहने लगी। ना वो किसी से मिल सकती थी, ना किसी से बात करती थी। वो दाऊद के कमरे तक महदूद थी, दाऊद तक महदूद थी, उसकी ख्वाहिशात तक महदूद थी। उनकी शादी को तकरीबन 2 माह होने को आए थे। उसने ना ही अपने घर वालों से बात की थी और ना ही उसने उनकी शक्ल देखी थी। दाऊद में उसने इन 2 माह में महसूस किया था कुछ ख़ास तब्दीली नहीं आई थी कि वो बिशा के साथ नरमी या अपनायत से पेश आता। हाँ, जब उसका दिल करता वो शहद की तरह मीठा हो जाता और जब उसका दिल करता वो कड़वा हो जाता। और बिशा अपना कसूर सोचती रह जाती। उसे बिशा की हर आदत, हर शौक़ से इख्तलाफ था। वो बिशा में वो शौक़ चाहता था जो कि उसके हों। स्नान खाने में वो नहीं जाती थी। ज़रीना खतून से तो वो बस चंद दिन ही मिली। इसके बाद उसका वहाँ जाने पर भी पाबंदी हो गई। उसका दम घुटता था। वो चाहती थी कि वो एक एक बात को अपने घर वालों तक पहुँचाए और उन्हें सब बता दे, उन्हें कि वो किस तरह किस कदर मुश्किल में है। उसका दम घुटता है दाऊद से। वो उसकी आदत को समझ नहीं पा रही थी। उन्हें बता दे वो दाऊद के साथ खुश नहीं, वो वैसा नहीं, वो आम इंसान नहीं है। और उसकी ख्वाहिश बस एक आम इंसान की थी। शायद उसे बहुत ख़ास मिल गया जो उसका दम घुट रहा है, रफ्ता रफ्ता उसे मार रहा है। मगर 2 माह में चाह कर भी वो नहीं जा सकी। दाऊद और उसने रोज़ की तरह नाश्ता किया था। आज भी ज़ारा उसके लिए कुछ ख़ास बना कर लाई थी। रोज़ वो अपनी बीवी के सामने किसी गैर औरत की तारीफ़ करता था, उसे सहराता था कि वो बेहद बेहतरीन खाना बनाती थी। और रोज़ बिशा चुप रहती। रोज़ वो उससे सवाल करती क्या वो उसके लिए कुछ बनाए और हर रोज़ की तरह वो इनकार कर देता। वो उससे मोहब्बत करने की कोशिश करती तो दाऊद उस पर इतनी सख्ती करता कि वो इन नरम जज्बों में पड़ ही ना पाती, जबकि किसी और से वो बेहद नरमी से बात करता। ज़ारा काफ़ी खुश रहती थी। अक्सर उसने देखा था उसका उससे सामना होता तो वो बुरा सा मुँह बना लेती। बिशा ये सब सह रही थी शायद। अब भी वो इस माहौल में खुद को ढाल नहीं पाई थी। दाऊद नाश्ता करने के बाद जा चुका था और बिशा हर रोज़ की तरह कमरे में आ गई जैसे एक रोबोट हो जो अब इस कमरे से बाहर ना निकल सकता। और वो आराम से बैठकर दाऊद का इंतज़ार करेगा बस, और कोई काम नहीं है। वो इन दीवारों को देखकर उसी की मुंतज़िर रहेगी। वो ऐसी तो नहीं थी। इस तरह इल्म रहता है वो वहम इंसान इस तरह रहता है। किसी सब के साथ शादी के बाद ये होता था। क्या इतनी ही पाबंदी लग सकती थी? शादी थी या कैद? क्या आखिर कोई समझ क्यों नहीं रहा था उसको? दाऊद भी कोई नहीं समझ रहा था। वो बच्चा नहीं था, मगर वो तो उससे बहुत छोटी थी। क्यों वो उसको इतनी जल्दी बड़ा करना चाहता था? क्यों वो उसे तन्हाई की मार मार रहा था? ये सब क्यों कर रहा था? उसे मोरे की गोद चाहिए थी, हुरैन एक दोस्ती भरा हाथ चाहिए था, लाला का शफकत भरा लम्स, जहान से छेड़छाड़ और बाबा की नरम मोहब्बत पाश नजरें। वो खुश थी। उसे दाऊद नहीं चाहिए था। वो बच्चों की तरह रोने लगी थी। आज वो आएंगे तो वो उसकी मिन्नतें करेगी। शायद वो उसे ले जाए, कम अज़ कम एक एक, अगर वो उसे इन सब को देखने दे। और वो उसके अपने थे। वो इंसानों में रहने वाली लड़की थी और दाऊद उसे सबसे दूर कर रहा है, खुद तक महदूद रखना चाहता था। उसने इरादा कर लिया था। मालूम नहीं इस बात पर वो कितने थप्पड़ खाए। इन 2 माह में इतने खा चुकी थी, अब उसे थप्पड़ से डर लगना भी बंद हो गया था। वो बेताबी से इंतज़ार कर रही थी रात हो जाए, दाऊद आ जाए, मगर इंतज़ार करते करते भी उसे दोपहर हो गई। वो हिम्मत करती रूम से निकली। रोज़ की तरह मर्दान खाना भरा हुआ था और बिशा ने सर पर दुपट्टा अच्छे से जमाया और वो चुपचाप निकलती चली गई। वो इंसान थी, इंसानों से बातें करती। कमरे की खाली दीवारों से उसने क्या करना था? वो जैसे ही जनान खाने में आई, यहाँ सब उसे देखकर साकित हो गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और बिशा को ऐसे खुद की बहुत बेइज्जती महसूस हुई। कमरे में बोर हो रही थी तभी यहाँ आ गई। क्या मैं कुछ देर बैठ जाऊँ? वो बोली। ज़रीना खातून को अजनबी दिखा। उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर उसे अपने पास बिठाया। बिशा को रोना आने लगा। इतने दिनों में पहला नरम लम्स था जो उसे मिलता। दाऊद होते दिन में कई बार घर के चक्कर लगाता है। वो आ गया फिर। वो उसके बाल सुलहाने लगी। वो ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? वो पूछने लगी। ज़रीना खातून चुप सी रह गई। तुम पहली नहीं, वो जो ये सब सह रही हो। इस सब को अपने ऊपर झेलने और ज़िंदा रहने की एक मिसाल मैं हूँ, वो बोली। तो वो आंखों में नमी तैरने लगी। बिशा ने उनकी जानिब देखा। वो चुप रही। ज़रीना खातून मुस्कुरा दी। ये लोग ऐसे ही हैं, ये समझो, सब मर्द ऐसे ही होते हैं। नहीं, मेरे बाबा, मेरे लाला ऐसे नहीं हैं, वो बताने लगी। शायद कुछ इंसान भी हैं, मगर इस हवेली में मर्दों की सूरत में सिर्फ जानवर मिलते हैं, वो मध्यम आवाज़ में बोली।
दिशा को बहुत दुख हुआ, वो इसे बर्दाश्त कर चुकी थी। दाऊद के वालिद बहुत सख्त आदमी थे और ये कोई मायूब बात नहीं थी। दुनिया में न जाने कितने इंसान हैं, सबकी अपनी अपनी आदत हैं, सोच हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कुछ सख्त, कुछ बहुत नरम, कुछ अलग, कुछ बहुत अलग। यहाँ सब सख्त और अलग ही हैं। जानती हो, ज़्यादा दाऊद तुम्हें खाने को कुछ दिए देता है, मुझे तो 3-3 दिन भूखा रखते थे इस वजह से, क्योंकि मैं शरारती थी बहुत। उनसे 20 साल छोटी थी, तो वो समझते थे कि मैं किसी और के साथ न चक्कर चला लूँ। उन्होंने मुझ पर बेहद सख्तियाँ की, मुझे मारते थे, मगर मैं माली बाबा से ये पूछ लेती थी कि ये फूल कैसे लगाते हैं आप। खैर बस छोड़ो, ज़ख्म है, रोज़ तुम्हें देखकर कटता है दिल। मैं तो जाहिल थी, समझ नहीं आती थी कुछ, तुम तो पढ़ी लिखी हो, उसकी ज़ात बरादरी की हो, उससे समझ जाओ, तुम्हें फिर भला क्या परेशानी होगी। वो उसको समझा रही थी। औरत औरत होती, भले जाहिल हो या पढ़ी लिखी, मर्द को उसे समझना चाहिए। जहाँ औरत का हक है उसे समझे, उसकी ज़ात के मुताबिक खुद को वो ढाले, वहीं मर्द का भी तो हक है। मैं सब जानती हूँ। वो उसके एकदम जज्बाती होने पर घबरा गई। मगर यहाँ ये सब नहीं होता। ज़ारा इन दोनों की गुफ्तगू काफ़ी देर से सुन रही थी, मुंह छोटा बात पड़ी। मगर एक बात है खतून की, ज़ारा ने कहा तो दोनों उसकी तरफ देखने लगी। आप दोनों ही जी बड़ी नाशुक्री हो, मर्द के ऊपर तो जचता है ये सब। जब मर्द औरत पर हक जमाता है, उसे रोकता है, तो वो उससे मोहब्बत करता है। और अगर पिटने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बिशा गुस्सा आया। वो तो जी आपकी गलती होती है। हुल्लिए चलिए तभी साईं आपको मारते हैं। ज़ारा ने शाने अचका दिए। ज़ारा इन्हीं शक्ल पर मत मरो, मैं उनके साथ एक एक पल में रहती हूँ। साईं दाऊद आ गए, एक मुलाजिम ने आकर बताया। वो बुखलाई। बिशा एकदम खड़ी हो गई। जाओ जाओ बिशा, यहाँ से चली जाओ, मैं उसे बातों में लगाती हूँ। जरीना खतून बोली तो बिशा बुखलाई सी एक मुलाजमा के साथ पीछे की तरफ से भागी, जबकि ज़ारा को जरीना खतून ने कहा कि दाऊद को कहीं ज़रूरी बात करनी है। ज़ारा जो पहले उनकी नौटंकी पर तप रही थी, एकदम खुश हो गई। वो हाथ झाड़ती उठी और बार सवार कर बाहर आ गए। दाऊद रूम में जाता उसके आने पर रुक गई। साईं आपको जरीना खतून ने बुलाया, कहती हैं ज़रूरी बात है, वो बोली, आंखों में आंखें डाले। दाऊद ने एक नज़र बंद दरवाजे की तरफ देखा और दूसरी उसकी तरफ, और उसके पीछे चल दिया। उसके जनान खाने में आते ही सबने पर्दा कर लिया। जब ने ज़ारा ने अपना और दाऊद का अक्स बड़े सारे आईने में देखा, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो दाऊद की ज़ारी खूबसूरती पर बुरी तरह फिदा थी, जबकि पीछे से बिशा कमरे में चली गई। तो ये है आज की एपिसोड, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज ही आपको इसकी अगली एपिसोड दे दूं, और मैं इंशाल्लाह दे भी दूंगी आप लोगों को। अभी इसकी 23 एपिसोड राइटर ने प्रोवाइड किए हैं, मतलब तानिया तार ने अभी सिर्फ 23 एपिसोड्स दिए हैं। तो बाकी आई थिंक सो, मैंने उनसे पूछा था कि कितनी एपिसोड है, तो उन्होंने बताया कि 40 एपिसोड है। तो अब इस लिहाज से हमारी 8 एपिसोड बनेंगी, क्योंकि मैं एक एपिसोड में 5-5 के हिसाब से मैंने रखा था। अब चूँकि मैं 4 इस एपिसोड में आप लोगों को 4 दे रही हूँ, क्योंकि फिर मैं चाह रही हूँ कि 4 अगली एपिसोड हो जाएंगी, तो बाकी का मैं 2 वो कंपनसेट कर लूँगी। तो खैर मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये नावल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं बेचारी बिशा के साथ इतना जुल्म ये क्यों कर रहा है इंसान। खैर अल्लाह अक्ल दे इसको, और राइटर भी थोड़ा हाथ हौला रखे। लेकिन खैर हम उनको नहीं कह सकते कि आप ऐसा क्यों लिख रही हैं या क्या है। उनका अपना वे ऑफ थिंकिंग है, और वो जिस वे से लिख रही हैं मे भी आगे जाकर अच्छा हो या कुछ अलग हो, या हो सकता है कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। नॉवेल्स का तो होता ही ऐसे है। तो खैर आप लोग अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फ़ीडबैक का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।